आप सभी कैसे? आप सभी का स्वागत है एकता अकेडमी की हिंदी क्लासेस पर। बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का उपविषय अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले हमें वाक्य की परिभाषा पढ़नी होगी। शब्दों के व्यवस्थित व सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, मतलब जो शब्दों का जो शब्द होते हैं वो सार्थक होने चाहिए, उनका अर्थ होना चाहिए। सार्थक मतलब अर्थ। ठीक है, तो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे सही तरीके से, सही जहाँ पर उस शब्द की ज़रूरत है वहाँ पर लिखने से वो वाक्य बन जाता है। ठीक है, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है। और वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के दो भेद होते हैं बच्चे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद बच्चे मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। और साथ में आज जो हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वो 8 होते हैं। मतलब वाक्य का दूसरा भेद जो है अर्थ के आधार पर आगे जो वाक्य भेद होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और विधानवाचक। पहला भेद है बच्चे निषेधवाचक। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी काम के ना होने का भाव है इसमें। निषेध मतलब ना होना, मना होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, निषेधवाचक क्या होगा? ऐसे वाक्य जिनमें कार्य के ना होने का भाव होता है उन्हें निषेधवाचक कहा जाता है। अब पता कैसे चलेगा कि कोई वाक्य निषेध है या नहीं है? तो बच्चे, निषेधवाचक में किसी भी काम को नहीं करने का भाव होगा, ना करने का भाव होगा और उसके लिए नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और बच्चे दूसरा आ जाता है अब आज्ञावाचक। नाम से ही पता चल रहा है, जिस वाक्य में किसी भी कार्य को करने के लिए आज्ञा दी जाए, आज्ञा देने का भाव हो। बच्चे, आज्ञावाचक में वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों से हमें आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति या निवेदन आदि का पता चलता है, तो वो वाक्य होते हैं आज्ञावाचक। तो बच्चे ऐसे वाक्यों के लिए देखो, सीधी सी बात है, मतलब कि जहाँ पर अगर हम किसी से कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई निवेदन कर रहे होते हैं, तो उस वाक्य में हम कृपया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कृपया आप ये काम कर दीजिए, कृपया बाहर चले जाइए। ठीक है, तो वहाँ पर हम कृपया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कृपया वाले शब्द अगर आपको मिलते हैं, वाक्य में कृपया शब्द आता है तो वो आज्ञावाचक होता है। ठीक है, और एक और चीज़, जब हम किसी को बच्चे आज्ञा दे रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है कोई काम करने के लिए ही कहा जाता है, कोई काम ना करने के लिए भी कहा जाता है कि काम मत करो। ठीक है, मतलब कि जो आज्ञा दी जाती है वो सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव दोनों तरीके से दी जा सकती है। ठीक है, तो शॉर्टकट में बच्चे में सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब नकारात्मक, ये दो साइन मैं बना देती हूँ शॉर्टकट पे। मतलब अगर किसी को मैं काम करने के लिए कह रही हूँ तो उसके लिए मैंने सकारात्मक, मतलब आप बाहर चले जाइए, आप बात मत कीजिए, मेरी सुन लीजिए, मेरी सुन लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज्ञावाचक, मतलब हम आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं किसी को। और अगर मैं नेगेटिव का साइन मतलब नकारात्मक, और अगर मैं किसी को काम करने के लिए मना कर रही हूँ, मना करने का आदेश है कि आप बाहर मत जाइए। ठीक है, आप बाहर मत जाओ, शोर मत करो, तो यहाँ पर मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो मत शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। आज्ञावाचक में बच्चे नहीं शब्द का भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन तब आपको ये देखना होगा कि वो नहीं शब्द जो है वो आज्ञा देने के लिए बोला जा रहा है या बोला जा रहा है कि मैं ये काम करता ही नहीं हूँ। जैसे कि आज मुझे बाजार में सब्जी नहीं मिली, तो ये क्या है? निषेधवाचक। यहाँ आज्ञा नहीं दी जा रही, आप बाहर नहीं जाओ, आप बाहर नहीं जाओ, यहाँ पर ये आज्ञा दी जा रही है। तो नकारात्मक में मत अगर आएगा तो वो पक्का ही वो आज्ञावाचक होगा। अगर मत शब्द आ जाता है तो वो आज्ञावाचक ही होगा। लेकिन अगर नहीं शब्द आता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो नहीं शब्द सिर्फ एक कार्य के लिए मना किया जा रहा है कि काम हुआ ही नहीं है। ठीक है, या फिर ये पता चल रहा है उस वाक्य से कि ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है,
ये उस वाक्य को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़कर पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा आप बाहर नहीं जाओ, तुम बाहर नहीं जाओ, तुम बाजार नहीं जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। मुझे आज बाजार से सब्जियां नहीं मिली। ठीक है, तो ये क्या था, ये मैंने मना किया कि मुझे नहीं मिला, मुझे बाहर किताब नहीं मिली मेरे पर। जब हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे होते हैं तो वहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, तो निषेधवाचक। और किसी को अगर ऑर्डर आज्ञा देते समय अगर हम नहीं शब्द का इस्तेमाल कर रहे तो वो आज्ञावाचक। लेकिन अगर मत आ जाता है तो वो पक्का ही आज्ञावाचक होगा, सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला कौन सा है, संदेहवाचक। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने या ना होने की संभावना हो या संदेह हो। ठीक है, तो जहाँ पर संदेह प्रकट हो रहा हो, संभावना प्रकट हो रही हो, वहाँ पर संदेहवाचक होता है। और संदेहवाचक वाक्यों में जो शब्द आते हैं संदेह प्रकट करने के लिए, वो होता है शायद, जैसे शायद, संभवतः, हो सकता है, लगता है। एक वाक्य बनाती हूँ, शायद बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, संभवतः आज बारिश होगी, हो सकता है आज बारिश हो, लगता है आज बारिश होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल करके संदेहवाचक वाक्य बनाया है। बच्चे अगला आ जाता है संकेतवाचक। संकेत का मतलब जैसे किसी चीज़ पर हम इशारा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी भी कार्य के होने या ना होने का आधार कोई शर्त होती है। मतलब किसी कार्य के होने ना होने का आधार जो है वो शर्त हो, जब ऐसा पता चलता है तो वो वाक्य संकेतवाचक होते हैं। अब बच्चे ऐसे वाक्यों में यदि अगर शुरू में लगाया जाता है, इन दोनों में से कोई एक शब्द होता है और बीच में आता है, तो यदि आप मेरी अच्छे से सुनेंगे तो आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो, मैंने समझ में आने के लिए एक शर्त रखी कि आप मेरे ध्यान से सुनेंगे। तो ठीक है, यदि आप मेरे ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। तो मतलब किसी काम के होने या ना होने में जब शर्त रखी जाती है, शर्त का आधार का पता चलता है, तो वे संकेतवाचक होते हैं। इच्छावाचक। इच्छावाचक नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा का बोध हो, इच्छा का पता चले, वह वाक्य इच्छावाचक होते हैं। इच्छा तो बहुत आसान था, लेकिन बच्चे सिर्फ इच्छा ही नहीं, ऐसे वाक्यों में इच्छा के साथ साथ आशीर्वाद या शुभकामनाओं का भी बोध होता है। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें कोई इच्छा या कामना, आशीर्वाद या शुभकामनाओं का पता चलता है, वह इच्छावाचक कहलाते हैं। अब बच्चे इच्छा प्रकट करने के लिए वाक्य में हम काश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। काश आज हम घूमने जाएं, काश आज बारिश हो जाए, काश आज धूप ना हो, है ना। तो यहाँ पर हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं। आशीर्वाद के लिए आपकी यात्रा मंगलमय हो, सदा सुहागन रहो, और साथ में शुभकामनाएं, जैसे कि आपको दिवाली की मुबारकबाद हो, जन्मदिन की मुबारकबाद हो, दिवाली की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। जब ये सब हम बोलते हैं, जब हम किसी को शुभकामनाएं दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी इच्छावाचक होता है। ठीक है, यहाँ तक कि बच्चे जब हम किसी के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं ना, वो भी इच्छावाचक में आता है। ठीक है, जैसे बद्दुआ जिसे कहते हैं, श्राप जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यार तू डूब के मर जा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बता रही हूँ मैं कि ज़रूरी नहीं कि आशीर्वाद किसी को दे रहे तो वही इच्छावाचक होगा। यहाँ तक कि अगर हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, तो वो भी इच्छावाचक में ही आता है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में बच्चे ये तो बहुत ही आसान है, जिसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या मेरी सुन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न का बोध होता है, वो प्रश्नवाचक होते हैं। बच्चे अगला जो भेद है वो है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक कौन से वाक्य होते हैं बच्चे, मतलब ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हमें कोई भी भाव, खुशी का, क्रोध का, दुख का, शोक का, कोई भी जब भाव हमें, जब हमें ऐसे पता चलता है, उसका बोध होता है, उसे कहते हैं विस्मयवाचक। और बच्चे भाव प्रकट करने के लिए वाक्य में हम विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। ऐसे कोई भी वाक्य ऐसा जिसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हो, वो विस्मयवाचक होता है।
लेकिन ध्यान से सुनना एक बात मेरी, यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने काश शब्द के आगे भी चिन्ह लगाया, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया। एक बस एक काश शब्द को छोड़कर, काश शब्द के आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, वो इच्छावाचक ही होगा। ठीक है, काश शब्द को छोड़कर किसी भी शब्द के आगे अगर विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होगा तो वो विस्मयवाचक होगा। पहली बात मेरी ध्यान से सुन लेना ये। दूसरी बात एक और ध्यान से सुनना बच्चे, कई बार ना कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कई बार कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें पूरा वाक्य होता है, आखिरी में पूर्ण विराम होता है, लेकिन वो फिर भी विस्मय आदि बोधक या विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। अब वो कौन से वाक्य होते हैं? ध्यान रहे, वो वाक्य ऐसे होते हैं बच्चे कि अगर मैं उनकी पूर्ण विराम हटाकर, वो वाक्य ऐसे होते हैं कि अगर मैं उस वाक्य में पूर्ण विराम को हटाकर प्रश्न चिन्ह लगा दूं ना, तो वो प्रश्न प्रकट करते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह ना लगाकर वहां पर पूर्ण विराम हो, ऐसे वाक्य, ठीक है, ध्यान से सुनो, दोबारा से सुनो। कोई एक वाक्य है, ठीक है, वो वाक्य में आखिरी में पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये वाला निशान पूर्ण विराम लगा हुआ है, लेकिन हम पूर्ण विराम को हटाकर अगर वहां पर प्रश्न चिन्ह लगा दें तो वो वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य बहुत आसानी से बन जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चिन्ह को बदला, पूर्ण विराम हटाकर हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो वहां पर वो वाक्य प्रश्नवाचक बन गया। अब ऐसे जो वाक्य होते हैं ना, अभी मैं बोलकर बताऊंगी कौन सा वाक्य, ऐसे जो वाक्य होते हैं ना, वो वाक्य में प्रश्न चिन्ह लगकर पूर्ण विराम हो तो वो भी विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे कि कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर घर है। अब ये वाक्य में इंग्लिश में बोल के एक सेंटेंस बताती हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इस जो सेंटेंस है इसमें आप किसी से क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि कितना सुंदर है ये जो सीन है, कितना सुंदर है। आप किसी से क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, प्रश्न नहीं कर रहे हो, आपने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था, आपने अपना भाव प्रकट किया कि आपको वो सीन, वो सीनरी बहुत अच्छी लग रही है। उसी तरीके से मैंने बोला कितना सुंदर घर है, कितना प्यारा दृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ कि बताओ भाई कितनी परसेंटेज, कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, कितना सुंदर घर है, मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रही हूँ, भाव प्रकट कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई घर, कोई ड्रेस, कोई दृश्य बहुत अच्छा लगा, मैंने एकदम से बोला कितना सुंदर घर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रही हूँ, मैं भाव प्रकट कर रही हूँ बच्चा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूर्ण विराम हटाकर अगर मैं यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा दूँ तो इसका अर्थ है कि मैंने यहाँ पे आपसे प्रश्न किया, बताओ भाई कितना सुंदर घर है, परसेंटेज बताओ 50-50 या कितना। ठीक है, तो मतलब बन गया कि हाँ ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। लेकिन यहाँ पर मैंने पूर्ण विराम लगाया है तो ये वाक्य बच्चे, इनमें से कोई और वाक्य नहीं होगा, ये विस्मयवाचक वाक्य होगा। इस बात का भी ध्यान रखना, पेपर में ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं। ठीक है, आखिरी जो भेद आ जाता है बच्चे, विधानवाचक आता है। आपकी किताब में ये सबसे पहला भेद दे रखा होगा और मैं आखिरी में समझा रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए, पहले मैं परिभाषा बता देती हूँ। ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात या किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है, मतलब सामान्य रूप से हो रहा है। ठीक है, सामान्य रूप से जब होने का पता चलता है तो उसे कहते हैं विधानवाचक। लेकिन बच्चे परिभाषा में तो रट्टा मारने वाली बात हो जाती है, तो आपको एक पहचान बताती हूँ बच्चे। ऐसे वाक्य, एक साधारण सा जो वाक्य होगा, साधारण सा जो वाक्य होगा जिसमें ना तो नहीं होगा, ना ही मत होगा, ना ही कोई आदेश दिया जा रहा होगा, ना ही शायद संभवतः हो सकता है, लगता है, यदि अगर तो काश प्रश्न चिन्ह या फिर ये कोई भाव प्रकट करने वाला कुछ भी, ऐसी कोई भी पहचान जो मैं ऊपर 7 वाक्य भेदों में बता चुकी हूँ, ऐसी कोई पहचान जिस वाक्य में नहीं होगी वो विधानवाचक होगा। जैसे कि बच्चा सो रहा है, देखो बच्चा सो रहा है, इस वाक्य में कहीं पर भी इनमें से बताई हुई कोई पहचान नहीं है। गंगा हरिद्वार में बहती है, सूरज पूर्व दिशा से उगता है, ये मतलब साधारण से वाक्य।
जिससे आप इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, साधारण से वाक्य बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं विधानवाचक। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर क्या है, ये विधानवाचक। बच्चे मैंने 8 भेद समझाए, ध्यान से सुनना। पेपर में ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सिर्फ 2 ही तरीके से आता है। आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वाक्य भेद है। आपको इन 8 में से कोई एक नाम उस वाक्य को पहचान कर बताना होगा, या फिर आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे निषेधवाचक में बदलो, इच्छावाचक में बदलो, प्रश्नवाचक में बदलो, ऐसे बदलने के लिए दिया जाता है। तो बच्चे वाक्य को पहचानना तो बहुत आसान है। ठीक है, मैंने सबकी पहचान बता दी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने ये जो पहचान बताई है, अगर आप उन पहचान का ध्यान रखोगे तो किसी भी वाक्य को पहचानना बहुत आसान है। तो मैं आपको एक वाक्य इन सभी पहचान के आधार पर बोलकर बताती हूँ। ठीक है, और साथ में उन भेदों के नाम भी आप खुद ही बता देंगे कि कौन सा है, मैं तो बाद में ही बता पाऊंगी। ठीक है, देखिए, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, निषेधवाचक। कृपया मेरी सुन लीजिए, कृपया पढ़ लीजिए, आज्ञावाचक। शायद आप पढ़ रहे हैं, शायद आप मेरी सुन रहे हैं, संदेहवाचक। यदि आप मेरी सुनेंगे तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा, संकेतवाचक। काश आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, इच्छावाचक। क्या आप पढ़ रहे हैं, प्रश्नवाचक। वाह, आपको ये सब समझ आ गया, विस्मयवाचक। मैं पढ़ा रही हूँ, विधानवाचक। आप पढ़ रहे हैं, विधानवाचक। है ना कितना आसान। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। बच्चे सिर्फ आपको इन पहचान का ध्यान रखना है। अगर आप ये पहचान अच्छे से ध्यान में रखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब अवश्य दूंगी। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। यदि पानी है हिंदी में अच्छे अंक तो जुड़े रहिए हिंदी विद एकता के संग। तब तक के लिए बाय।